चलिए आज बात करते हैं आरबीआई की पॉलिसी के बारे में और बाजार का आगे का रुख क्या होगा। आज की अच्छी खबर, रोहित्स मोमेंटम इंडिकेटर ने बाई सिग्नल दिया डेली चार्ट पे। अभी इंडिकेटर क्या होता है कुछ लोग पूछने लगे हैं, कई लोग जानते भी हैं। ये इंडिकेटर सब जगह नहीं मिलता है। हमने इसको शेर खान के ट्रेड टाइगर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल किया है, तो आप अगर इसको देखना चाहेंगे, और इसका इस्तेमाल कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, जैसे कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर आप इस्तेमाल करते हो वैसा ही है। सो आपने अगर आरओसी एमएसीडी, अगर एमएसीडी यूज़ किया किसी ने भी, ज़्यादातर 99% जो लोग चार्ट देखते हैं उन्होंने कभी ना कभी एमएसीडी यूज़ किया है। इसके और उसके इस्तेमाल में ज़्यादा फर्क नहीं, सिर्फ एक फ़र्क है कि मेरा इंडिकेटर जो है वो एमएसीडी से थोड़ा तेज़ भागेगा, मतलब जल्दी बाई सेल सिग्नल्स भी आते हैं और स्मूथ इंडिकेटर है। कोई भी आप मोमेंटम इंडिकेटर अगर आप देखते हो तो काफ़ी एरेटिक रहता है, तो उसमें वो एरेटिकनेस नहीं है। तो ये सबसे पहली बात, तो इसमें बाई सिग्नल आया डेली चार्ट पे, तो ये खुशखबरी, क्योंकि ये सिग्नल्स काफ़ी देर तक चलते हैं। कभी कभी ऑफकोर्स एवरी इंडिकेटर फॉल्स सिग्नल्स देता है। कुछ एक हफ्ते पहले भी सिग्नल आया था, फिर मार्केट 2-3 दिन गिरा और वहां से फिर से ऊपर की तरफ उछला। अब ये जब दोबारा सिग्नल आया, मेरा सेंस है कि ये आगे काफ़ी आगे चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि आज का जो क्लोजिंग है 17,600 के आसपास, ये एक ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट किससे? जो पिछला एक हाई बना 18,350, दोबारा हाई बना 17,795, ये दोनों के हाईज के एक आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग आया। तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग आना का मतलब है कि जो डाउनवर्ड बायस थोड़ा बिल्ड हो रहा था वो खत्म हो गया है। कई लोग ने इस बीच में मेरे को फोन किया, कई लोगों ने बोला सर मंदी है मंदी है मंदी है, 15,000 हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। मैं अपने खड़ा रहा कि नहीं, ये तो होना ही नहीं है। नीचे की तरफ हमें लेने का ही मामला रखना है। और ये इसलिए लगा मुझे क्योंकि मार्केट एनालिसिस सिर्फ इंडेक्स के दौर पे नहीं होता है। अगर आप सिर्फ इंडेक्स देखोगे तो आप डर भी सकते हो, आप सिर्फ न्यूज़ पकड़ोगे तो आप डर भी सकते हो। आप चार्ट देखोगे इंडेक्स का और सोचोगे कि हाँ भाई फेड है, पॉलिसी है, बजट में ग्रोथ इतना आएगा, बजट में स्पेंडिंग बहुत आना था बट वो तो कम है, ये एडजस्टमेंट्स कर दिए, 35% स्पेंडिंग की जगह कई लोग कह रहे नहीं ये 15% ही है, तो मार्केट नहीं चलेगा। तो ये जो थिंकिंग है ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। आपने क्या जाके देखा कि इंडेक्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह चल रहे हैं, उन्होंने क्या मंदी का सिग्नल दिया? और जो कई शेयर हैं मिड कैप के, स्मॉल कैप के, जो चल रहे थे जिनमें कि हमने करेक्शंस देखे इस पीरियड में, वो सब क्या नीचे की तरफ आके रुक गए हैं कि क्रैश हो रहे हैं कंटिन्यूसली? क्योंकि जो मंदी का दौर होता है उसमें फिर ये शेयर रुकते नहीं है। और अगर इसमें कंसोलिडेशन है तो एक तो ये मंदी का दौर नहीं है। कई लोग मेरे से इससे भी सहमत हैं, कहते हैं कि नहीं आप बिल्कुल सही हो, मंदी का दौर नहीं है, ये बुल मार्केट ही है। मगर बुल मार्केट में भी तो करेक्शंस आते हैं और ये करेक्शंस छोटे मोटे नहीं होने चाहिए। शायद 30 तक का भी देखा है हमने। तो ये जो रेफरेंस कर रहे हैं 30 टके के करेक्शंस हैं 2002 और 2008 का जो एक बुल मार्केट था, इसमें करीब 2 या 3 बार ऐसे करेक्शंस आए हैं। 2 बार तो बहुत ही डीप आए थे, तो ये 2 मौके शायद लोगों को याद रह जाते हैं कि तेजी में भी आना चाहिए। 2004 में एक बार आया और उस टाइम एक्चुअली इलेक्शन था तो मार्केट रुक गया था और इलेक्शन के न्यूज़ के अनाउंसमेंट में नीचे का सर्किट लगा और 61% रिट्रेसमेंट किया निफ्टी ने। उसमें ओवरऑल जो डिक्लाइन है करीब 30% के आसपास हो सकता है। और एक बार 2006 में हुआ, एक तरफी मार्केट चलता जा रहा था। मई 2006 का मामला है कि मार्केट 1-1.5 महीने के अंदर 30% ऊपर से नीचे गिर गया। ये दोनों करेक्शन से मंदी का दौर शुरू नहीं हुआ, बट ऐसा करेक्शन क्या आ सकता है? तो वो समय में एक फर्क है कि जब वो जितने शेयर थे एक साथ ही चलते थे, जितने इंडेक्स के कंपोनेंट्स है, जब भी मार्केट बढ़ता था एक साथ ऊपर चलते थे और जब भी मार्केट गिरता था एक साथ नीचे गिरते थे। तो साथ साथ में चलने का एक ट्रेंड था। मार्केट लगता था टॉप है तो सब स्टॉक गिर जाते थे। ये चीज पिछले 1.5-2 साल में हम लोग नहीं देख रहे हैं। 2 साल करीब होने को आ रहा है। अगले महीने पैंडेमिक की शुरुआत से मार्च 2020 से 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे और इन 2 सालों में काफी रोटेशन रहा है, ना ही इंडियन के सेक्टर्स में बट ग्लोबली भी। अगर ग्लोबल मार्केट्स भी आप देखोगे तो यूएस मार्केट ने सबसे अच्छी तेजी से रिकवरी दी, बट यूएस मार्केट के साथ साथ यूरोप भी नहीं चला। यूरोप के भी जो कई मार्केट से बीच बीच में अटक गए क्योंकि पैंडेमिक जो है वो यूरोप में काफी जोरों से खड़ा रहा। तो यूएस ने भी जब कम इफेक्ट्स आए, हमने देखे कि केसेस यूरोप में कई बार स्टिकी रहे, यूके में, फ्रांस में, कभी इटली में इतने केसेस रहे कि नंबर्स कम नहीं हो रहे थे।
तो वो मार्केट्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट आया। और सिमिलरली वही चीज़ जब जब उन पे इम्पैक्ट थोड़ा कम हुआ, उनके मार्केट्स थोड़े सुधरने लगे, तो एशिया में इफेक्ट रहा, क्योंकि कई जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, छोटे छोटे नेशंस हैं, उन्होंने काफ़ी हिट लिया। इवन सिंगापुर जो कि एक फाइनेंशियल सेंटर माना जाता है, उसके भी कई शटडाउन्स हुए हैं, और उसका अगर आप इंडेक्स देखोगे वो चल ही नहीं पाए इस पूरी तेजी में। तो इंडिया एक्चुअली यूनिक था, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी इमर्जिंग मार्केट्स और एशियन मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया 2021 में। इमर्जिंग मार्केट MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो है 2021 में डाउन रहा। तो ये सब तो पिछली बातें हो गई हैं, ये सब हो चुका है। ये रोटेशन के मामले से ऐसा हुआ कि कई जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि ऑटो सेक्टर है, 6 महीने से नहीं चला, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, पिछले 1 साल में नहीं चला, अब जाके न्यू हाई उसने एक बार मारा है। इंडिविजुअल स्टॉक्स या सेक्टर्स ने अपने अपने करेक्शन अपने अपने समय पे लेते गए हैं। तो इस रोटेशन से ऐसा हो गया कि इंडेक्स पे एक साथ जोर से एक हिट नहीं आ रहा है। लोग सोचते हैं हिट आना चाहिए, बट वो हिट आ नहीं रहा है। और वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि रोटेशन है, कभी एक सेक्टर चल जाता है, कभी दूसरा चल जाता है, और जो हैवी वेट्स हैं, जिनमें इंडेक्स में ज़्यादा वेटेज है, उसमें कुछ ना कुछ चल जाता है। तो इसके चलने से ये होता है कि मार्केट में कभी जोर से हिट नहीं आ रहा है, और शायद इमीडिएटली ना आए, शायद एक और फेज आए ऊपर की तरफ जिसमें सब कुछ पार्टिसिपेट करे, और शायद उसके बाद एक ज़्यादा जबरदस्त से हिट आ सकता है। ऐसी मेरी सोच है, बट वो समय अभी तक नहीं है, क्योंकि पिछले 4 महीने का भी मैं करेक्शन देखूंगा जो हुआ, 4 महीने भी नहीं, 2 महीने, क्योंकि नवंबर और दिसंबर का लो है वो इंटैक्ट है। एक रैली हुई जनवरी में, उसका 78% ही रिट्रेसमेंट हुआ, हमने लोअर लो नहीं मारा, सो 16,410, बाकी का लो बना 17,030, और अब जाके एक हायर लो बना है उसके भी ऊपर, तो 17,200 से ज़्यादा नीचे नहीं गए हम लोग। तो हर बार मार्केट रैली कर रहा है उस पॉइंट से, और ये पूरा जो फेज है कंसोलिडेशन हो गया 3 महीने का। कई शेयर जो है, अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे, उन्होंने वीकली सपोर्ट्स तोड़े नहीं है। तो वीकली चार्ट के सपोर्ट्स पकड़ते हुए कई शेयर ऊपर की तरफ भी चलने लग गए हैं। मैंने पिछले हफ्ते एक स्पेसिस इवेंट होता है ट्विटर पे, CNBC ने होस्ट किया, मैं था उधर, मैंने एक डेटा पॉइंट दिया, वो मैं इधर भी बताता हूँ अगर आपने नहीं सुना तो। जब मार्केट 16,400 तक पहुंचा था, तो जितने F&O स्टॉक्स है, उनके जो वीकली मोमेंटम इंडिकेटर है, रोहित्स मोमेंटम इंडिकेटर, जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया, जो सेल में थे करीब 20% ही बाय में आ गए थे, बच गए थे, मतलब बाकी सब सेल में आ गए थे। तब सोचिए कि वीकली मोमेंटम इंडिकेटर इतने सारे स्टॉक्स में सेल में है। फिर 20 स्टॉक, मतलब परसेंटेज नहीं बोलना चाहिए, 20 स्टॉक्स, क्योंकि 20 आउट ऑफ 187 करीब जो F&O में स्टॉक्स हैं, ये बढ़ते बढ़ते 85 तक पहुंच गया था जनवरी के हाई पे, जब 18,350 तक पहुंचे। वहां से नीचे आते आते अभी हम लोग कुछ 50-60 स्टॉक्स अभी भी प्लस में है, शायद 40 हो गए, मतलब नंबर है, अच्छा सा नंबर है, उसके नीचे नहीं गया है, और ये सब वॉलेटिलिटी के बावजूद। तो इसका ये मतलब है कि ये जो गिरावट आई है प्योरली निफ्टी में आई है, और सब स्टॉक्स में रिफ्लेक्टेड नहीं है। ओके, तो सब कुछ नीचे की तरफ अब नहीं जा रहा है। तो एक फेज था, कंसोलिडेशन था, जहाँ जहाँ करेक्शन आना था आ चुका है, और ये कोई भी पुरानी जो बहुत ही डीप करेक्शन वाले जो फेजेस थे, या मैं तो करेक्शन का भी फेज में बोलूँगा, मंदी का दौर था जो, जैसे 2008 के बाद या 2000 के बाद, वैसा कुछ नहीं देखा गया। क्योंकि कुछ लोग बबल वाला क्वेश्चन भी पूछते हैं, जब बबल बर्स्ट हो गया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि वो होता तो फिर मिड कैप्स वन वे डाउन लोअर सर्किट में चले जाते हैं, वैसा कुछ हुआ नहीं है। सो ये कंसोलिडेशन फेज था, कंसोलिडेशन फेज खत्म हो गया है। वीकली चार्ट्स पे सीधा सा कंसोलिडेशन दिख रहा है, और कई स्टॉक्स वापस बाय में आके ऊपर की तरफ धीरे धीरे चल रहे हैं। ये धीरे धीरे चल रहे हैं इसलिए लोगों को डर लग रहा है, लोगों को स्पीड देखने की आदत हो गई है, बट ये शायद इसलिए नहीं हो रहा था, अगेन रोटेशन। तो नवंबर दिसंबर में करेक्शन हुआ, उसमें कुछ स्टॉक्स गिरे, जो नहीं गिरे थे वो अब जाके गिर गए, तो एक एक करके सबका करेक्शन कहीं ना कहीं पे हो गया है। तो ये एक फैक्ट है। तो इस रोटेशन के मारे आपको 30% वाला, 40% वाला ऐसा डीप करेक्शन मार्केट में नहीं मिल रहा है, और शायद अभी तो नहीं मिलेगा, आगे जाके हम लोग फिर से इसके बारे में सोचेंगे कि हाँ हो सकता है कि नहीं, तो 3 महीने या 6 महीने बाद फिर से इसको रिव्यू कर सकते हैं, बट इमीडिएट नहीं है। अभी जो होना था वो तो हो गया है। तो आगे रही दूसरी बातें, तो ये फंडामेंटल व्यूज पे आ जाते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, ओके, फेड बढ़ाने वाले हैं, हाँ बढ़ाने वाले हैं, उन्होंने काफ़ी बात इसके बारे में करी है, बट उसने एक बहुत ही बारीकी से एक बात कही इस पिछले मीट में, जो कि मैं
काफ़ी टाइम से हाईलाइट कर रहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है सिर्फ एक्शन से नहीं होती, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये कम्युनिकेशन से भी होती है, बात करने से। आपको सिर्फ बोलना है कि हम ऐसा करेंगे, हमारा ऐसा इंटेंशन है, लोग डर जाएंगे और वो उस तरह से काम करने लगेंगे जैसा आप चाहते हैं, और मॉनेटरी एक्शन हो गया। और ये चीज़ उन्होंने खुद मानी। फेड के गवर्नर ने बोला कि हम लोग हमारी बात जो चाहते हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं और मार्केट उस कम्युनिकेशन को हमारे तरीके से अपना रहा है और हम खुश हैं इसके बारे में, ऐसा उन्होंने खुद बोला है ये बात। तो जब वो बोल रहे ये बात तो मैं खुद समझ गया कि ये आप अगर ये सोचोगे कि वो कई लोग स्पेकुलेट करने लगे, 4 हाइक्स करेगा, 10 हाइक करेगा, 5 करेगा, 6 करेगा, 7 करेगा, 7 हाइक तक तो लोग चले गए। अगर आप सोचते हो कि वो अपने खुद देश की नियति बदलना चाहता है या चाहता है कि हानि करे अपने देश को, तो जरूर करेगा, 10 बार करेगा रेट हाइक, देश को उड़ा देगा। बट ऐसा कोई चाहता है क्या? कोई भी सेंट्रल बैंक या कोई भी गवर्नमेंट जो पावर में है, वो अनलेस उनका दिमाग खराब हो गया है, वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि वो अपने देश की अपने देश को हानि करे मॉनेटरी पॉलिसी से या कोई भी कोई भी नियति से। तो कोई भी ऐसी नीति तो अपनाने वाला नहीं है। तो ऐसे ही करेगा कि चलो जब हम रेट हाइक बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते तो हम बातों से करते हैं, लोगों को बताते कि भाई आप करोगे तो हमें ये करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा। मार्केट ऑलरेडी एडजस्ट हो गया, क्योंकि मार्केट कहाँ पे एडजस्ट होता है? बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने लग गए। बॉन्ड यील्ड्स इतने बढ़ गए कि उन्होंने तो 4 रेट हाइक ऑलरेडी कर दी बॉन्ड यील्ड ने, अभी और क्या करने की जरूरत है? तो सिर्फ आपको एक्शन से करना है। आप थोड़ा सा कर दोगे, मार्केट खुश। हाँ, आपने बहुत थोड़ा सा किया, हमने तो सोचा था आप एक ही बार में बड़ा कर दोगे सब कुछ। तो और ये तरीका अपनाने के रीजंस हैं। ये भी एक प्रीवियस इवेंट था स्पेसेस का, उसमें मेरे जानकार में रितेश जैन जी हैं जो ट्विटर पे, उन्होंने बातों में सीएनबीसी को बताया कि यूएस में इलेक्शंस ड्यू हैं 6 महीने में और इन्फ्लेशन का एक काफ़ी मामला जो है वो सामने आके खड़ा हो गया है पॉलिटिकल। तो इस मामले को सुलझाने के लिए, इन्फ्लेशन के लिए उनको कुछ मेजर्स तो लेने पड़ेंगे, इसलिए उसकी बातें करी जा रही है। बट ये भी फैक्ट है कि 4 महीने पहले सेंट्रल बैंक्स बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन इज ट्रांजिटरी मतलब ये इन्फ्लेशन तो हमारे यहाँ हमेशा बना नहीं रहने वाला है, ये टेम्पररी है, क्योंकि ये पैंडेमिक के रिलेटेड रीजन से जो सप्लाई ग्लट्स हो गए थे उसके वजह से हो रहा है। और दूसरा है क्योंकि एडिशनल ग्लट्स जो मैं बताता हूँ क्रिएट हो गए क्योंकि हम लोग एक ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं और इसकी तरफ चाइना ने कुछ स्टेप्स ले लिए, बोले कि भाई हम अपने कई प्लांट्स बंद कर देंगे क्योंकि हमें ये मामला थोड़ा हाथ से बाहर जाते हुए दिख रहा है, हम लोग इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं कि हमारी हवा उड़ रही है। तो उन्होंने कई कमोडिटीज़ की प्रोडक्शन, कई मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम कर दिया कुछ सेक्टर्स में। तो उससे मेटल्स में शॉर्टेज आ गई और वो सब मेटल का सप्लाई ज़रूर इंडिया जैसे देशों को मिल रहा है तो वो धंधा इधर की तरफ आ सकता है, ऐसा एक सोच है। बट बेसिकली एक अनुमान लग गया लोगों का कि मेटल जो सप्लाई है वो कहीं पे एक तरह से थोड़ा कम रहेगी तो शायद प्राइसेस नीचे ना आए। तो इस तरह की एक सेटिंग है। बाकी तो पैंडेमिक में जो हुआ, कई शिप्स और डॉक्स भर गए, अवेलेबिलिटी नहीं थी कई चीज़ों की, चिप शॉर्टेजेस के बारे में तो सब लोग सुन ही रहे हैं। तो ये सब जो बातें हैं ये सोचा जाता है कि ये टेम्पररी हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि जब फेड ने पहले सोचा था 6 महीने 1 साल में ठीक हो जाएगा, जब पैंडेमिक बंद होगा ओपन हो जाएगा सब कुछ, बट वो अभी तक नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने एक टाइमलाइन दिया कि शायद 2023 के बाद जाके ये मामला संभलेगा। तो अगर 2023 तक हमें इंतजार करना है तो ये शॉर्टेजेस तब तक रहेंगी और इसका मतलब है कि जो इन्फ्लेशन रिलेटेड ऊपर का जो एक प्रेशर आ रहा है इन मामलों से वो बना रहेगा। बट इन्फ्लेशन ये वाला जो है ये मॉनेटरी फिनोमेना तो है नहीं, क्योंकि लोग सोचते कि फेड ने इतना जो पॉलिसी ईजिंग किया, क्वांटिटेटिव ईजिंग किया, इंडिया में आरबीआई ने ओएमओस किए, इसके वजह से इन्फ्लेशन आया है। तो अगर मॉनेटरी इन्फ्लेशन है तो मॉनेटरी पॉलिसी से आप कंट्रोल कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हो। मगर अगर मॉनेटरी इन्फ्लेशन ही नहीं है तो इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा के आप कर क्या लोगे? आप सिर्फ एक इंडिकेटिव बढ़ा सकते हो कि देखो इन्फ्लेशन आप बहुत, क्योंकि आपको क्या कंट्रोल करना है, एक आरबीआई को या सेंट्रल बैंक को, उनको लोगों की माइंडसेट को कंट्रोल करना है। क्योंकि इन्फ्लेशनरी माइंडसेट अगर हो जाता है व्यापारियों का भी, तो
तो व्यापारी क्या करता है, उसको लगता है नहीं मेरे कॉस्ट बढ़ रहे हैं, मैं भी भाव बढ़ा देता हूँ। दूसरा बोलता है ये भी भाव बढ़ा रहा है, मैं भी बढ़ा देता हूँ। तो सब लोग भाव बढ़ाने लगते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा पैसा है मार्केट में, इसको थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ा के कम कर दो। तो फिर वो लिक्विडिटी कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाता है, और उस हिसाब से फिर लोग भाव नहीं बढ़ाते, कहते यार डिमांड नहीं आ रही है, भाव कम कर दो। तो ये एक गेम है माइंडसेट का। आप चाहते हो कि लोग इन्फ्लेशन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचें, ओके, तो इसको इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस बोल सकते हैं, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस बोल सकते हैं, उनका कंज्यूमर सेंटिमेंट बोल सकते हैं। ये सब जो सेंटिमेंटल चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कई ऐसी पॉलिसी मूव्स सेंट्रल बैंक को लेनी पड़ती हैं। तो उस हिसाब से वो चाहते हैं कि लोग इन्फ्लेशन के बारे में कम सोचें। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि लाइक आई सेड इट्स नॉट अ मॉनेटरी फिनोमेना, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी से लिंक्ड ही नहीं है। पैसा बढ़ाने या इंटरेस्ट रेट घटाने से इन्फ्लेशन नहीं आया, ये तो ऐसे रीजन से आया जो कि हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। ओपेक ने ऑयल प्रोडक्शन कम करके रखा है, वो धीरे धीरे बढ़ा रहा है, कह रहा हम 6 महीने में बढ़ाएंगे, 1 साल में बढ़ाएंगे। तो प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा नहीं, ऑयल के भाव नीचे कैसे आएंगे? तो ये तो क्रिएटेड है। ओके, डिमांड आ जाएगा वो अलग है, बाद में जैसे जैसे ओपनिंग सब कुछ खुल जाएगा, डिमांड आ जाएगा, भाव बढ़ेगा, वो अलग स्टोरी है। बट जो इनिशियल बाउंस बैक आया भाव में, वो तो इसलिए था क्योंकि प्रोडक्शन कट्स किए गए, भाव बढ़ गया। अब वो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात बहुत ही धीरे से करी जा रही है ताकि भाव बहुत ज़्यादा कम भी ना हो जाए, तो इसीलिए वो शॉर्टेजेस बने हुए हैं। तो ये इसमें मॉनेटरी पॉलिसी का क्या काम? तो ये चीज़ आरबीआई गवर्नर ने आज बताया। अब यूएस में क्या है, ये इशू थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट हर सेंट्रल बैंक एक दर रखता है कि मेरा जो इन्फ्लेशन है, एक उसमें एक टारगेट रेट है। यूएस का टारगेट रेट करीब 2% का था, और 2 से 4 हो गया, बोला चलो 4 तक चलता है। अब 6 हो गया तो उसकी आंखें खुल गई, तो कुछ करना पड़ेगा, दिखाने के लिए करना पड़ेगा, चाहे कुछ ना हो। इंडिया में वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं हुई, क्योंकि हमारा टारगेट रेट ज़्यादा है, 4% तक है, हमारा 5% इन्फ्लेशन आ रहा है, और अगले साल का सीपीआई इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन ही 4.5% से ज़्यादा नहीं है। तो इस मामले में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का क्या बनता है? फिर भी मैं देख रहा हूँ कि टीवी के इंटरव्यूज में लोग लगे हुए हैं पीछे, आरबीआई ने ऐसा क्यों किया, इतना कम क्यों रखा, ग्रोथ तो हो गया, अभी हम क्राइसिस मोड में थोड़ी चल रहे हैं। क्यों नहीं चल रहे हैं भाई? जीडीपी ग्रोथ जो है इतने नीचे जाके ऊपर तो आ गई। 9% ग्रोथ कोई ग्रोथ नहीं है इस साल, क्योंकि ये बेस इफेक्ट्स का है, सब लोग जानते हैं। आज इस साल हम लोग का जीडीपी से वहीं यहाँ तक आ पाया है जहाँ पे हम लोग 2020 में थे, पैंडेमिक के पहले। यहाँ से आगे कैसे चलेंगे? यहाँ से आगे चलने के लिए, ग्रोथ के लिए सपोर्ट तो चाहिए, तो अकोमोडेटिव पॉलिसी चाहिए कि नहीं? बाजार में जाके पूछ लो लोगों से, धंधे वालों करने वालों से पूछो। अपना लगे हुए हो इकोनॉमिक्स बैठ के कि हाँ भाई नहीं करना चाहिए, बहुत हो गया अभी। क्यों भाई, क्यों बढ़ाना चाहिए? क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ गया, क्योंकि फेड ये कर रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन, वो तेल का भाव, कुछ लेना देना ही नहीं है। इंडिया की सिचुएशन ही वो नहीं है। खुद आरबीआई गवर्नर ये चीज समझा रहा है, लोगों को समझना ही नहीं है, पूरी मीडिया लगी हुई है उसके पीछे। बहुत ही अजीब था आज का सेशन। ओके, मार्केट के लिए अच्छा किया, इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ, लॉजिक से बोल रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ। जीडीपी ग्रोथ जब वहीं है, जीडीपी का लेवल, ग्रोथ तो छोड़ो, टोटल जीडीपी, आप बस वैल्यू देख लो, वैल्यू आज, वैल्यू 2 साल पहले सेम, तो कौन सा ग्रोथ आया? नीचे घट के ऊपर आ गया, 9% दिख रहा है आपको, बट इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से आगे 9% ग्रो करना है, उसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग की, वो भी केयरफुली। मैंने तो सोचा था इससे ज्यादा करेगी, बहुत रेवेन्यू आ रहा है, टैक्स रेवेन्यू आ गया, जीएसटी कलेक्शन आ गया, बोला अच्छे से खर्चा करेगा। उसने आके बोल दिया 35% केपेक्स ग्रोथ। सब लोग मैथ्स लेके, गणित लेके बैठ गए, उन्होंने देखा यार इसमें ये एंट्री है, वो एंट्री है, एक्चुअली 15% ही है। तो ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छी बात यह है कि हाँ, पिछले साल से ज्यादा स्पेंडिंग कर रही है, ग्रोथ की तरफ जाएंगे जरूर। बुरी बात यह है कि हाँ भाई, उन्होंने इतना ज्यादा खर्चा नहीं किया। इसकी अच्छी बात यह है कि हाँ, इतना बोरोइंग नहीं करना पड़ेगा जितना कर सकते थे। अगर इतना ज्यादा खर्चा करते तो उतनी बोरोइंग करनी पड़ती, तो बॉन्ड यील्ड और 8% तक भाग जाता, फिर तो आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने ही पड़ते। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इंटरेस्ट रेट्स क्यों बढ़ाने, ग्रोथ को क्यों नहीं सपोर्ट करना है? मैं तो दंग हूँ लोगों के आर्ग्यूमेंट से, कि जो उल्टे अभी चल रहे हैं मीडिया पे। मैं सुन रहा था, कई इकोनॉमिस्ट सब लोग आके बोल रहे नहीं ऐसा किया, ऐसा नहीं करना था, ये नहीं समझ में आ रहा है। बट सीधी सी तो बात है, इसमें कौन सा कॉम्प्लिकेटेड है? आपका इन्फ्लेशन का दर आपके टारगेट रेंज से बहुत दूर नहीं है। आपका जीडीपी ग्रोथ अगले साल आपको करना है, आप तो वहीं हैं जहाँ 2 साल पहले थे। अभी यहाँ तक तो आए, एटलीस्ट संभल गए, अभी आगे तो चलना है। गवर्नर खुद कह रहा है कि ग्रोथ मोमेंटम आया है, मोमेंटम को चलने देना है, इसको आके अटका देंगे तो क्या मतलब है? तो ये चीज़ मुझे बहुत ही पॉजिटिव, आई थिंक आज का जो आरबीआई पॉलिसी था
वो इन्वेस्टिंग, केपेक्स, क्रेडिट, कंजम्पशन और जितनी चीज़ें शेयर बाजार को जिससे खुश होना चाहिए वो सब है इसमें। बाकी इसका ये मतलब नहीं है कि कल चलेगा कि नहीं, बट इसका ये मतलब ज़रूर है कि ऊपर की तरफ ज़रूर जाना है, आगे नहीं तो पीछे, क्योंकि सेटअप है पूरा। अगर आपकी इकोनॉमी अगले साल 8% से ग्रो होने वाली है, इंटरेस्ट रेट्स अगर आप कम रख रहे हो और इवेंचुअली ये सच हो गया कि कहीं पे इन्फ्लेशन मॉडरेट हो गया, ओके, मैं तो ये भी नहीं रहा हूँ घट जाए, मॉडरेट हो जाए, कम कंट्रोल में आ जाए कि हाँ भाई इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना है, जो उनके प्रोजेक्शन है वो सही हो गए, तो बढ़ने के जगह एनवायरनमेंट ऐसा हो जाएगा कि इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में 1 साल बाद काटने लगेंगे। और फिर आप देखिए ग्रोथ का जो एनवायरनमेंट है वो कैसे चेंज हो जाता है, क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ता है परचेजिंग पावर में। आपको वही घर खरीदने में जो लगता है कि एक्सपेंसिव है, ईएमआई बहुत ज़्यादा है, वही सडनली आपको अफोर्डेबल हो जाता है, कई लोग लेने लग जाते हैं उस रेट पे, और एक ग्रोथ इम्पल्स मार्केट में आ जाती है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे बहुत ही क्लोजली कि इंडिया में इन्फ्लेशन और जो इंटरेस्ट रेट का इंटरप्ले है वो किस तरह चल रहा है। आज की तारीख में कोई तकलीफ नहीं दिख रही है। उन्होंने ऐसा विजन तो दिया है कि तकलीफ आएगी भी नहीं, क्योंकि हमें आगे से ही बता देंगे कि इन्फ्लेशन का एक इशू हो गया है या उनको कुछ करना है उसके बारे में, तो एडवांस गाइडेंस आएगा आरबीआई की तरफ से। तब तक आई थिंक इस मामले के बारे में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उल्टा इट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर द मार्केट, और मार्केट इस चीज़ को अच्छे से आज भी उसने ऑब्जॉर्व किया। नहीं तो यूजुअली कई बार आरबीआई के पॉलिसी डेट पे मार्केट उल्टा नीचे की तरफ जाता है, आज नहीं ऊपर की तरफ गया, ब्रेकआउट दिया, और मेरा रोज मोमेंटम इंडिकेटर ने बाय सिग्नल दिया। तो मैं इन तीनों चीज़ों को बुलिश साइन देख रहा हूँ। 18,000 पार करने के लिए सेटअप है, होना भी चाहिए, और कई सेक्टर्स को धीरे धीरे पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो कि शायद आज हम लोग नहीं देख रहे थे। ऑटो सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर, जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, उन्होंने आज शायद कोई बड़ा मूव नहीं दिया, बट मेरे हिसाब से ये चीज़ आगे जाके ज़रूर होएगी। तो यही मेरा अपडेट है आज मार्केट के बारे में, आरबीआई के पॉलिसी मीट के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिसी मीट था, क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशन सेट हो गए थे कि रेट्स बढ़ाएगा इन्फ्लेशन को देखते हुए, एटलीस्ट इंडिकेट करेगा कि हम लोग इस तरफ शायद हमारा डायरेक्शन चेंज होने वाला है। बट मैं सॉर्ट ऑफ खुश हूँ कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जो बोल रहे हैं बात बिल्कुल सच है। अभी तो हम लोग उभरे हैं इस क्राइसिस से, और उभर के कहीं पे ऐसे जगह पे आके खड़े हैं जहाँ पे कि एटलीस्ट आपकी जीडीपी ग्रोथ नॉर्मलाइज हो चुकी है। बट यहाँ से आगे अगर ग्रो करना है तो उस ग्रोथ को सपोर्ट तो ज़रूर करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो फिर एक दूसरी क्राइसिस में चले जाएंगे। तो क्राइसिस में ही जाना है तो ज़रूर रेट बढ़ाओ, और अगर आगे की तरफ आपको बढ़ना है तो रेट बढ़ाने का कोई यहाँ मामला था भी नहीं, और उन्होंने वैसा ही किया, बहुत सही किया। और अगली बार तक मैं आपसे फिर मिलूँगा। धन्यवाद।